हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल साथ स्टडी एट होम पर स्वागत है। आपकी 9th कक्षा की सामाजिक विज्ञान इस YouTube चैनल के माध्यम से जारी करवाई जाएगी। उम्मीद है कि ये आपके लिए लाभदायक होगा। अगर आपकी कोई सुझाव हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वो आप सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इससे रिलेटेड जो PDF है वो आप डिस्क्रिप्शन में PDF लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर था हमारा भारत आकार और स्थिति, तो उसमें हमने देखा था कि भारत की विश्व में स्थिति क्या है, उसका क्षेत्रफल क्या है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है। इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि भारत की बनावट कैसी है, भारत के जो धरातल है उस पर क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, पृष्ठभूमि पर क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। तो इसको समझने के लिए हमें क्या क्या समझना है। हिमालय, दूसरा उत्तरी मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा भारतीय मरुस्थल, पांचवा तटीय मैदान और छठा है द्वीप समूह। तो ये लगभग हमारी 6 विशेषताएं हैं भारत की भूमि की, पृष्ठभूमि की। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिमालय के बारे में। तो हिमालय विश्व की सबसे ऊंची जो पर्वत श्रृंखला है उसमें से एक है, यानी सबसे ऊंची है। यहाँ ये श्रृंखला नई है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो अभी अभी हुई है। अभी का मतलब ये नहीं कि कल हुई है, लेकिन जब हम ज्योग्राफिकल उससे देखते हैं तो उसमें जो ये समय है इसकी बनावट का वो बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है ना, वो तो सैकड़ों सालों में देखते हैं। तो जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनमें ये सबसे नई है। तो ये कई भागों में बांटी गई है ये पर्वत श्रृंखला। ये ऐसी नहीं है कि भाई एक जगह से स्टार्ट हो गई दूसरी जगह पर ऐसी कैसी पहुंच रही है। ठीक है, अलग अलग भागों में बटी हुई है। तो अगर हम उत्तर से दक्षिण देखें हिमालय को, ठीक है, ये हिमालय है हमारा, यहाँ से ये होता हुआ ऐसे। ठीक है, इसका कुछ हिस्सा भारत में है, कुछ नेपाल, कुछ चीन, ठीक है, तिब्बत, उसके बाद भूटान। तो इस प्रकार से ये फैला हुआ है। तो उत्तर से अगर दक्षिण हम देखें तो ये 3 मुख्य श्रेणियों में है जो लगभग समानांतर। ये देखिए आप, ये एक बह रही है, एक बह नहीं रही, मतलब एक वो है श्रृंखला है, ये दूसरी श्रृंखला है, ये तीसरी श्रृंखला है, इस प्रकार से। तो जो सबसे उत्तर वाली श्रृंखला है उसको बोलते हैं हिमाद्री हिमालय। ठीक है, तो ये सबसे ऊंची चोटियों की श्रृंखला है। जो एवरेस्ट आती है हमारी, माउंट एवरेस्ट, जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 8,848 मीटर, यानी कि लगभग 9 किलोमीटर हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, उससे फिर नीचे आती है नीमन या हिमाचल। तो जो हिमाचल का ज़्यादातर एरिया है वो इस श्रृंखला में आता है। ये हिमाद्री से कम ऊंची है। और तीसरा आता है शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक जो हिमालय है वो कौन सा है, सबसे दक्षिण की श्रृंखला है, और ये सबसे कम ऊंची है। और ये जो बनी है ये अवसादी चट्टानों से बनी है। अवसादी चट्टानों क्या मतलब है कि नदियों के द्वारा जो ऊपर से जो छोटे छोटे कण लाए जाते हैं तो उनके जुड़ने से शिवालिक की पहाड़ियाँ या शिवालिक हिमालय बना है। तो ये सबसे कम ऊंचा है, सबसे इसको यंग भी कहा जा सकता है और सबसे अस्थिर भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसकी जो चट्टानें हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। इसलिए जो ज़्यादातर भूसंकलन होते हैं वो शिवालिक पहाड़ियों में ही देखे जाते हैं। इसी प्रकार अगर हम इसको पश्चिम से, यानी कि इस साइड से इस साइड अगर हम बांटें, अभी तो हमने क्या किया था, उत्तर से दक्षिण के पहले ये आई, उसके बाद ये आई, उसके बाद ये आई। ठीक है, अब अगर हम इसको पश्चिम से पूर्व की तरफ बांटें तो इसके 3 भाग हैं। पंजाब हिमालय, ये सतलुज नदी, ये देखिए आपकी सतलुज, ये रही।
ठीक है। इस नदी से और सिंध नदी, ये आपकी सिंधु नदी है। तो इनके बीच का जो हिमालय है, मान लेते हैं ये हिमालय कौन सा है? पंजाब हिमालय। उसके बाद दूसरा है कुमाऊं हिमालय, तो सतलुज तथा काली नदी, ठीक है। ये सतलुज नदी है और यहाँ लगभग हमारी काली नदी आती है। तो इसके बीच का, यहाँ के आसपास हम मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ का, इसके बीच का क्या है? कुमाऊं हिमालय। और उसके बाद है नेपाल हिमालय, तो काली तथा तित्सा। तो यहाँ से अगर हम माने तो ये हमारा बैठेगा, यहाँ तित्सा नदी आती है, ठीक है, जो असम से बहती है। तो तिस्ता नदी के बीच में कौन सा आ गया? नेपाल हिमालय। और उसके बाद है असम हिमालय, जो यहाँ से, ये तित्सा नदी से दिहांग नदी यहाँ है, तो इसके बीच का हिमालय कौन सा होगा? असम हिमालय। तो ये हमने देख लिया उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जो हिमालय के अलग अलग जो हिस्से हैं उनको क्या कहा जाता है। उसके बाद दूसरा है हमारा उत्तरी मैदान। तो उत्तरी मैदान के भी अलग अलग हिस्से हैं, कोई एक हिस्सा तो है नहीं। तो 3 हिस्से हैं इसके, जैसे पंजाब मैदान, गंगा मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो पंजाब मैदान कौन सा है? ये जो सिंध और इसकी सहायक नदियों के द्वारा जो बनाया गया है वो क्या है? पंजाब मैदान। उसके बाद यहाँ से ये गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो बनाया गया है वो हमारा हो जाएगा ये सारा एरिया, ठीक है ना, वो हो जाएगा हमारा गंगा का मैदान, ठीक है। और उसके बाद तीसरा हमारा है ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से आती है ऐसे, तो ये जितना भी एरिया है ये हमारा हो जाएगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र का मैदान हो जाएगा। तो ये 3 मैदान हैं, पंजाब मैदान ये ऊपर की साइड, ठीक है, उसके बाद गंगा का मैदान और उसके बाद ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसके अलावा इन मैदानों को और भागों में बांटा जाता है, जैसे भाबर क्या है? जब ऊपर से नदियाँ आती हैं तो वो अपने साथ कंकर ले आती हैं और नीचे जब वो मैदानों में प्रवेश करती हैं तो वहाँ पर उन कंकरों को छोड़ देती हैं। तो वहाँ पर क्या है? वहाँ पर एक कंकरों की एक मैदान बन जाता है और जिसके नीचे नदियाँ चली जाती हैं, यानी कि उन कंकर के मैदानों के नीचे से नदियाँ बहती हैं, तो उसको हम बोलते हैं भाबर। उसके बाद जहाँ पर ये नदियाँ दोबारा निकलती हैं ऊपर, ठीक है ना, अब तो वो नीचे जा रही हैं कंकरों के, तो जहाँ पर वो दोबारा निकलेंगी उसको हम कहते हैं तराई। और तराई का मैदान क्या होता है? वहाँ पर जब नदियाँ निकलेंगी तो क्या बनेगा? दलदली क्षेत्र बन जाएगा। तो भाबर और तराई ये 2। उसके बाद इन्हीं मैदानों को 2 भागों में और बांटा जाता है। भांगर क्या है? ये ऊपरी मैदान है, पुराने मैदान है, जहाँ पर अब नदियों की पहुँच खत्म हो चुकी है, यानी कि वहाँ पर अब नदियों की बाढ़ का पानी नहीं जाता। तो ये पुराने मैदान हैं और इनमें अब नई मिट्टी नहीं जा पाती, ठीक है, तो इसको बोलते हैं भांगर। तो इसमें थोड़ी कंकरों की जो मात्रा है वो ज़्यादा है। खादर क्या है? निचले मैदान है जिसमें अभी भी जो नदियों द्वारा लाया गया जो उपजाऊ मिट्टी है वो पहुंचती रहती है हर साल, तो उसको बोलते हैं खादर। तो ये जो उत्तरी मैदान है ये बहुत उपजाऊ है, ठीक है ना, खेती के लिए उपयुक्त है और इसको भारत के लिए अनाज का कटोरा या अनाज के मैदान भी कहा जाता है, ठीक है। तीसरी हमने विशेषता की थी कि प्रायद्वीपीय पठार। अब प्रायद्वीपीय पठार का मतलब समझेंगे हम। जो भी भूमि क्षेत्र समुद्र से 3 तरफ से घिरा है, तो आप देख सकते हैं ये जो है इधर भी पानी है, इधर भी पानी है और इसके नीचे भी पानी है यहाँ पर। तो ये देखिए ये 3 तरफ से पानी से घिरा है,
ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार भी अलग अलग भागों में बटा हुआ है। पठार क्या होता है, पठार एक थोड़ी सी समतल उच्च भूमि होती है, यानी कि आसपास के एरिया से वो थोड़ी ऊंची होती है और समतल होती है, ठीक है ना, उबड़ खाबड़ नहीं होती ज़्यादा, तो उसको हम कहते हैं पठार। तो प्रायद्वीप भी हमें पता चल गया, पठार भी पता चल गया, ठीक है ना। तो ये भारत के दक्षिण में पाया जाता है, ठीक है। और इसको अलग अलग भागों में हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे पहला मध्य उच्च भूमि। तो मध्य उच्च भूमि कहाँ है, ये मध्य उच्च भूमि है जो मालवा का पठार है, और जो ये सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे देखिए ये विंध्य श्रेणी है, ये सतपुड़ा की श्रेणी है। तो इससे सतपुड़ा से जो नॉर्थ की तरफ है इसको हम कहते हैं मध्य उच्च भूमि। उसके बाद आता है दक्षिण का पठार। तो सतपुड़ा श्रेणी के जो दक्षिण में है इसको हम कहते हैं दक्षिण का पठार, और इसको दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। दक्कन ट्रैप का मतलब क्या है, ये दक्कन का एरिया है और इसमें पहले कभी आग्नेय चट्टानें यानी कि ज्वालामुखी से जो निकली, ठीक है, अंदर से जो पदार्थ निकले उनसे बनी हुई चट्टानें हैं, ये सख्त हैं, ठीक है। और उसी के कारण धीरे धीरे वहाँ पर काली मिट्टी का भी निर्माण हुआ है जो कपास के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तीसरा, इसको हम, जैसे हमने उत्तर से दक्षिण तो देख लिया, इसको हम पश्चिम और पूर्व के तरीके से भी देख सकते हैं। तो पश्चिमी सिरे पर, अब ये पश्चिम का सिरा है, ठीक है, इसको कहते हैं पश्चिमी घाट, और ये पूर्व का सिरा है, इसको कहते हैं पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट पर को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है, ये आपको आगे बताएंगे। कोंकण होता है, जैसे कोंकण के बाद आपका मालाबार तट है, ठीक है, इधर क्या है, कोरोमंडल तट है। तो इस प्रकार ये पूर्व और पश्चिम के उसमें भी बांट सकते हैं। चौथी हमारी भारत की विशेषता है भारतीय मरुस्थल। ये यहाँ पर देख सकते हैं चित्र, ये कैसे मरुस्थल, क्योंकि मरुस्थल जहाँ पर होगा वहाँ पर वर्षा कम होगी, तो सीधी सी बात है कि वहाँ पर खेती बाड़ी भी बहुत ज़्यादा नहीं होगी और लोगों को काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। जैसे ये देखिए, पानी लेने के लिए घड़े लेकर औरतें जो जा रही हैं। तो भारतीय मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, ज़्यादातर हिस्सा इसका राजस्थान और गुजरात में ही पाया जाता है, उसमें से भी राजस्थान में ज़्यादा है। तो ये है भारतीय मरुस्थल। उसके बाद है तटीय मैदान। अभी हमने देखा था अभी कि तटीय मैदान हमने पश्चिमी घाट देखा था, पूर्वी घाट देखा था, ठीक है। तो इसके साथ जो ये पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट, घाट का मतलब क्या है, ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिनमें से एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए सिर्फ हमें दर्रों का या रास्तों का जो प्रयोग है उनका करना पड़ता है। इसके अलावा इधर मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जाया जा सकता, तो दर्रों के द्वारा ही हम उसके आर पार जा सकते हैं, चोटियों के या पहाड़ों के। तो इसलिए इनको कहा जाता है घाट। तो ये जो घाट है, पूर्वी घाट और ये जो पश्चिमी घाट, और ये है समुद्री तट रेखा, ठीक है ना, यहाँ पर ये समुद्री तट रेखा होगी। तो इनके बीच में एक सतत वो पाई जाती है मैदान, ठीक है, कौन से, पश्चिमी तट और घाट, और पूर्वी तट और घाट के बीच में क्या पाई जाती है, मैदान पाए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं पश्चिमी मैदान और पूर्वी मैदान। अब पश्चिमी मैदान के भी 3 हिस्से हैं। उत्तर, यहाँ पर ये जो मुंबई का एरिया है इसको हम कहते हैं उत्तरी भाग और कोंकण। मध्य भाग को क्या कहते हैं, कन्नड़ मैदान, ये जो यहाँ पर कर्नाटका के आसपास आएगा आपका, ये हो गया आपका कन्नड़ मैदान। और इसके दक्षिण में क्या है, मालाबार तट, यहाँ पर ये रहा केरल के आसपास, ठीक है ना, के एरिया को हम क्या कहते हैं, मालाबार तट। ऐसे ही पूर्वी मैदान, अब पूर्वी मैदान को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। उत्तरी भाग जो है इसका
उत्तरी भाग को कहते हैं उत्तरी सरकार, ये रहा देखो उत्तरी सरकार लिखा हुआ है ना, उत्तरी सरकार। और दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट। तो इस प्रकार से ये हमारे तटीय मैदान। उसके बाद लास्ट जो हमारा है भारत की जो विशेषताएं हैं, बनावट है, उस बनावट का लास्ट जो टॉपिक है द्वीप समूह। तो भारत द्वीप क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। ये देखिए एक ऐसी भूमि है जिसके चारों तरफ समुद्र है। हमने तीन तरफ समुद्र देखा था, उसको हमने क्या बोला था, प्रायद्वीप। अब अगर किसी भूमि के चारों तरफ पानी है तो उसको हम क्या बोलेंगे, द्वीप। तो ये द्वीप नदी में भी बन सकते हैं और समुद्र में भी बन सकते हैं, ठीक है। क्योंकि नदी में भी अगर बीच में कोई ऐसी वो बन गई भूमि जिसके चारों तरफ से नदी बहती है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, नदी है द्वीप। और जो समुद्र में बनेगा उसको क्या बोलेंगे, समुद्र या समुद्रीय द्वीप। तो ये द्वीप है। तो भारत के जो भूमि है उसके आसपास पानी में दो द्वीप हैं, एक है अरब सागर में लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में निको, अंडमान तथा निकोबार। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये रहा लक्षद्वीप और ये रहा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो ये भारत के द्वीप समूह हैं। तो इस प्रकार ये हमारी जो इस टॉपिक से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग है वो कंप्लीट। इसके आगे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अभी करवाए जाएंगे। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो तो आपको क्या बताया था, प्रायद्वीप। जो चारों तरफ से घिरा हो उसको द्वीप कहते हैं। दूसरा, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है। तो हमने ये देखा था कि भारत यहाँ पे था जहाँ पे उत्तरांचल, असम और ये नागालैंड, मणिपुर आते हैं। तो यहाँ पर म्यांमार आता है। तो म्यांमार के सीमा बनाने वाली जो हमारी पहाड़ियाँ हैं उनको क्या कहते हैं, पूर्वांचल। उसके बाद तीसरा है गोवा के दक्षिण में। तो ये मैंने आपको बताया था, गोवा के दक्षिण में क्या है, कन्नड़। और जो हमारे पश्चिमी तट है उसके सबसे उत्तरी भाग को बोलते हैं हम कोंकण, मध्य भाग को कन्नड़ और दक्षिण भाग को मालाबार। चौथा है पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी। अगला प्रश्न दूसरा और दूसरे का पहला भाग है, भूगर्भीय प्लेटें क्या हैं। तो भूगर्भीय प्लेटें क्या हैं, जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी के सेंटर से यहाँ से कन्वेक्शन के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर बहुत गर्मी होती है तो ऊपर उठती हैं धाराएं, ठीक है, और नीचे फिर ठंडी होकर ये सतह से नीचे की तरफ आती हैं। तो इस प्रकार से धाराएं चलती रहती हैं, तरंगें चलती रहती हैं। और इन तरंगों के कारण जो पृथ्वी की क्रस्ट है, जो सबसे ऊपरी परत है, वो कई भागों में बढ़ जाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लेटें कहते हैं, ठीक है। इन्हीं टुकड़ों को क्या कहते हैं, प्लेटें। कुछ प्लेटें महाद्वीप का रूप धारण कर लेती हैं। जैसे कि महाद्वीप क्या होता है, एक विशाल भूखंड है जो समुद्र से घिरा हुआ है या समुद्र से वो अलग अलग किया हुआ है, ठीक है। जैसे हम अगर देखें ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा भूखंड है, समुद्र से अलग है। अफ्रीका अगर हम देखें एक विशाल भूखंड है, बहुत बड़ा भूखंड है और वो समुद्र से दूसरे भूखंडों से अलग हुआ है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं महाद्वीप। तो हमारे टोटल 7 महाद्वीप हैं, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। तो और कुछ प्लेटें जरूरी नहीं है कि वो अलग से महाद्वीप बनाएं, वो नीचे हो सकती हैं क्रस्ट के अलग अलग, ठीक है ना। लेकिन वैसे अलग भूखंडों का निर्माण वो ना करें तो तब भी हम उनको प्लेटें ही कहेंगे। वो आपस में टकरा भी सकती हैं, रगड़ भी खा सकती हैं। जब रगड़ खाती हैं तो उससे भूकंप की उत्पत्ति होती है। दूसरा, आज के कौन से महाद्वीप गोंडवाना लैंड के भाग थे। तो ये थे दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा एशिया महाद्वीप गोंडवाना लैंड के भाग थे। तो गोंडवाना लैंड शुरू में बड़ा भूखंड था, लगभग उसका पृथ्वी का ज़्यादातर भाग गोंडवाना लैंड का ही भाग था, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था। तो ये दोनों मिलकर पैंजिया बने थे। तीसरा, भाबर क्या है, जहाँ नदियाँ पर्वतों से निकलती हैं। ये हिमालय की बात हो रही है, मैंने आपको हिमालय के दौरान ये बताया था भाबर।
और जब वो मान लो ऊपर से वो हिमालय से आ रही हैं तो नीचे बहती तरफ, पहाड़ों से बहती तरफ जब वो मैदानों में प्रवेश करती हैं तो वो अपने साथ ऊपर से वो क्या लेके आती हैं, बड़े बड़े पहाड़ों से छोटी छोटी कंकर लेके आएंगी, तोड़ के उनको गोल करके। तो रेत लेके आती हैं, कंकड़ लेके आती हैं, बजरी पत्थर, बड़े बड़े पत्थर भी लेके आती हैं। तो उनको वो क्या है वहाँ पे गिरा देंगी, छोड़ देंगी, निक्षेप कर देंगी। निक्षेप का मतलब क्या है कि वो उनको वहाँ पर छोड़ देती हैं। उस मैदान को भाबर कहते हैं। शिवालिक की तलहटी में सिंधु, ठीक है, सिंधु से तिस्ता। सिंधु आपको मैंने बताया था जो ये जम्मू कश्मीर और पंजाब के उससे जो आज तो उसमें पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ से सिंधु नदी बहती है, और तिस्ता नदी जो असम वाला जो एरिया है वहाँ तक। तो इस शिवालिक की तलहटी में कंकड़ पत्थरों का एक ऐसा प्रदेश है जिसकी चौड़ाई कितनी है, 8 से 16 किलोमीटर। तो 8 से 16 किलोमीटर की जो पट्टी है जिसमें पत्थर, कंकड़, रेत हैं, तो वहाँ पर जो नदियाँ हैं वो नीचे चली जाती हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, भाबर। उसके बाद चौथा है दूसरे क्वेश्चन का, हिमालय की 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए। तो हमने उत्तर से दक्षिण में किया था, ये जो हिमालय की श्रेणियाँ हमने की थी ये लगभग समानांतर एक दूसरे के साथ है, और इसको सबसे उत्तरी भाग को वृहद हिमालय या हिमाद्री, ये सबसे ऊंचा है, और इसमें ज़्यादातर जो ऊंची पहाड़ियाँ हैं जैसे एवरेस्ट, ठीक है, ऊंची चोटियाँ हैं वो इसी में मिलेंगी। उसके बाद मध्य हिमालय जिसको हिमाचल हिमालय भी बोला जाता है, और तीसरा है बाह्य हिमालय जिसको शिवालिक बोला जाता है। और ये शिवालिक जो है ये सबसे ज़्यादा अस्थिर है क्योंकि ये कौन सी अवसादी चट्टानों से बना है, यानी कि जो ऊपर से नदियों के द्वारा जो मिट्टी, जो कंकर वगैरह लाए जाते हैं उनसे मिलकर ये चट्टानें बनी हैं, और इनकी जो ऊंचाई है वो वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के मुकाबले बहुत कम है। 5वां, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार है। तो ये आपको समय मैंने बताया था मालवा का पठार, जब आपको प्रायद्वीपीय पठार मैंने समझाया था। भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के हैं। तो ये है लक्षद्वीप। अब प्रवाल भित्ति क्या होता है, छोटे छोटे समुद्र में जीव होते हैं, ठीक है, जिनको प्रवाल बोलते हैं। प्रवाल, ये जो जीव है ये शेल के अंदर रहते हैं, हार्ड शेल होता है वो, और इकट्ठे बहुत ज़्यादा संख्या में मिलकर ये रहते हैं। तो इन्हीं सेलों से बाद में क्या होता है, द्वीपों का निर्माण हो जाता है। जब ये शेल जहाँ पर इनका घर है, ठीक है, ये उसी में मरते भी रहते हैं, तो उन सेलों से जुड़ कर बड़ा वो बन जाता है वहाँ पर एक भूभाग, और जब वो समुद्र से ऊपर आ जाता है तो वो एक द्वीप का रूप धारण कर लेता है। तो इसको हम बोलते हैं प्रवाल भित्ति, ठीक है। तो ये समुद्र के छोटे छोटे जीव जो मिलकर साथ रहते हैं, सेलों में रहते हैं, जो होते हैं ना शंख टाइप, उनमें रहते हैं वो, और वो मिलकर एक बड़े उसका निर्माण कर देते हैं। तो वो है हमारे लक्षद्वीप। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, अंतर स्पष्ट करना है अपसारी और अभिसारी भूगर्भीय प्लेटें। तो मैंने आपको बताया था जो प्लेटें बटी हुई हैं, जो पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है वो बटी हुई है, तो वो प्लेटें अलग अलग प्रकार की हैं। कुछ तो आपस में मिलती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं, कुछ एक दूसरे से दूर जाती हैं, और कुछ एक दूसरे से रगड़ खाती हैं। तो ज़्यादातर ये 2 तरीके हैं, अपसारी और अभिसारी। तो अपसारी कौन सी हैं, ये भूगर्भीय प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, ठीक है, एक दूसरे से दूर। मान लो ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, तो ये एक दूसरे से, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ठीक है, तो यानी कि एक दूसरे से दूर जा रही है। तो यहाँ पर संभावना क्या हो सकती है, ज्वालामुखी की भी संभावना हो सकती है कि जब ये दूर जाएंगी तो नीचे से पृथ्वी से मैग्मा निकलेगा, ठीक है ना, और उससे ज्वालामुखी का निर्माण होने की संभावना होती है। अभिसारी, ये भूगर्भीय प्लेटें हैं जो एक दूसरे के निकट आती हैं। अब ये 2 मान लो प्लेटें हैं और ये एक दूसरे के नज़दीक आ रही हैं ऐसे, तो क्या होगा, एक प्लेट ऊपर और एक प्लेट नीचे जाने की संभावना होगी। तो ये क्या होगा, नीचे से एक प्लेट दूसरी को ऊपर उठाती चली जाएगी, वहाँ पर पहाड़ों का निर्माण हो जाता है जैसे कि हिमालय का। ये एक दूसरे से हटने के कारण भ्रंश का, यानी कि यहाँ पर क्या, भ्रंश का मतलब क्या है, यहाँ पर गैप पैदा हो जाएगा, ठीक है ना, गहरी
वो जो एक तरीके से घाटी है वो यहाँ पर बनेगी। और यहाँ पर क्या होगा, एक दूसरे से आकर टकराएंगी तो कुछ जो भाग है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा। ठीक है। अगला बांगर और खादर। तो यह नदियों से दूर स्थित है, इस पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, इसलिए नई मिट्टी नहीं बिछ पाती है। मैंने आपको डिस्कशन के दौरान बताया था। खादर क्या है, नदियों के समीप है, यहाँ पर हर वर्ष मिट्टी बिछती रहती है। इस मिट्टी में कंकड़ ज़्यादा है। ठीक है, ये कम उपजाऊ है क्योंकि ये हर साल नई मिट्टी मिलती रहती है, तो ये ज़्यादा उपजाऊ है। इसे प्राचीन जलोढ़क कहते हैं, इसे नवीन जलोढ़क कहते हैं। ये क्योंकि पुराने मैदान हो चुके हैं, यहाँ से नदियाँ दूसरी तरफ जा चुकी हैं, और ये नवीन है, यहाँ पर हर साल नई मिट्टी आती रहती है। उसके बाद है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो ये भी आपको उस डिस्कशन में ही क्लियर कर दिया था, दोबारा कर लेते हैं। पश्चिमी घाट उत्तर से दक्षिण तक अरब सागर के समानांतर। तो हमने जैसे अगर हम भारत का ये नक्शा मान लें, ये प्रायद्वीपीय पठार है, तो यहाँ अरब सागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है। ठीक है ना, अरब सागर। तो ये अरब सागर के है पश्चिमी घाट, और ये बंगाल की खाड़ी के है पूर्वी घाट। यह घाट पर्वतों की एक लंबी श्रृंखला है। तो ये लगभग मतलब कि ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है ना, कोंकण एरिया से लेके मालाबार जो एरिया है वहाँ तक ये फैले हुए हैं। और लेकिन जो पूर्वी घाट है वो बीच बीच में कटे हुए हैं, वो इतने मतलब कि सतत नहीं है, वो कहीं ना कहीं अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए हैं। तो पूर्वी घाट नदियों द्वारा कट जाने के कारण अलग अलग घाटियों या पहाड़ियों के रूप में दिखाई देते हैं। ये पूरी एक श्रृंखला के रूप में दिखाई देते हैं पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, और इसमें हमने किया था महेंद्रगिरी। पश्चिमी घाट में थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट नामक 3 दर्रे। अब दर्रे क्या होता है, दर्रा एक ऐसा रास्ता है जो 2 पहाड़ों के बीच में होता है। ठीक है ना, यानी कि या पहाड़ के बीच में जाने वाला जो रास्ता है उसको हम क्या कहते हैं, दर्रा। पूर्वी घाट में कोई दर्रा नहीं है क्योंकि ये सतत नहीं है, ये बीच में अलग अलग टूटे हुए हैं, तो यहाँ पर कोई दर्रा नहीं है। तो इन्हीं दर्रों से हम पहाड़ के एक सिरे से या एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हैं। पश्चिमी घाट सतत या लगातार है, पूर्वी घाट सतत या लगातार नहीं है, नदियों ने इनका अपरदन किया है। अपरदन का मतलब क्या, इनको काटा हुआ है नदियों ने, और उसके बीच में से नदियों ने अपना रास्ता बनाया हुआ है। चौथा प्रश्न है, बताइए हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। तो आज जहाँ हिमालय है वहाँ क्या था, कभी टेथिस नाम का सागर था जो लंबा और उथला था। उथले का मतलब क्या होता है, कम गहरा। और यह 2 विशाल भूखंडों से घिरा हुआ था। इसका उत्तर का भाग था अंगारा लैंड और दक्षिण का भाग था गोंडवाना लैंड। लाखों वर्षों तक इन दोनों भूखंडों का अपरदन होता रहा और अपरदित पदार्थ अर्थात कंकड़, पत्थर, मिट्टी, गाद आदि टेथिस सागर में जमा होते रहे। अब जब दोनों तरफ पहाड़ थे बड़े बड़े, या दोनों तरफ जो लैंड थी गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, तो वहाँ से जो नदियाँ थी या हवा थी, ठीक है ना, उससे कंकड़, मिट्टी, पत्थर, गाद वो आकर टेथिस सागर में जमा होते रहे। ये 2 विशाल भूखंड धीरे धीरे एक दूसरे की ओर भी खिसकते रहे, क्योंकि प्लेट से बड़े भूखंड थे तो वो एक दूसरे की तरफ भी खिसकते रहे। 2 विरोधी दिशाओं से पड़ने वाले दबाव के कारण सागर में जमी मिट्टी आदि की परतों में मोड़, जब हम एक दूसरी प्लेट को, ठीक है, धकेलेंगे एक दूसरे की तरफ, क्या होगा, उसमें जो मिट्टी है उसमें मोड़ पड़ जाएंगे। ठीक है, ये वलय द्वीपों की एक श्रृंखला के रूप में उभरकर पानी की सतह के ऊपर आ गए। तो अब ये जब मोड़ पड़ने लगे तो धीरे धीरे ये द्वीपों में बदलने लगे, ऊपर की तरफ उठने लगे। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रही और कालांतर में विशाल वलित पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जिसे आज हम क्या कहते हैं, हिमालय। तो ये 2 मान लो 2 लैंड थी, एक था गोंडवाना लैंड और एक था अंगारा लैंड। इससे भी जो नदियाँ हवा, पानी या किसी भी तरीके से जो कंकड़, मिट्टी, गाद वो है, वो टेथिस सागर में इकट्ठी होती रही। ये दोनों एक दूसरे की तरफ आती रही प्लेट्स,
और इन्होंने धीरे धीरे ये जो गाद वगैरह थी इसमें बल पड़ने लगे, ये ऊपर के ऊपर उठने लगी और धीरे धीरे हिमालय का निर्माण हो गया। पांचवा, भारत के भू आकृति विभाग कौन से हैं, यानी कि बनावट कैसी है, कौन कौन सी विशेषताएं हैं भारत की अलग अलग जिनको हम देख सकते हैं, और हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों में अंतर क्या है। तो ये शुरू में बताया था, हिमालय, उत्तरी मैदान, भू आकृति भारत की कितनी है 6, प्रायद्वीपीय पठार, चौथा भारतीय मरुस्थल, पांचवा तटीय मैदान और छठा है द्वीप समूह। और हिमालय और प्रायद्वीपीय उसमें क्या अंतर है, ठीक है, वो अभी देखते हैं। हिमालय नवीन है, नवीन का मतलब है कि बहुत ज़्यादा समय इसको नहीं हुआ है, जो दूसरी पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो इससे बहुत पुरानी है, ये जो पर्वत श्रृंखला है ये नई है उनके मुकाबले। और प्रायद्वीपीय पठार जो भारत का ही है, ठीक है, हमने किया था, ये भारत की सबसे प्राचीन संरचना का पठार है। ये आग्नेय, आग्नेय का मतलब क्या है, पृथ्वी से जो ज्वालामुखी के द्वारा निकली जो चट्टानें वो है, मैग्मा है, उससे ये बनी है, इनको बोलते हैं आग्नेय। और कायांतरित, कायांतरित का मतलब है कि जो हीट और दबाव से अपनी रूप को बदलने, उन शैलों से ये बना हुआ है। इसकी औसत लंबाई 600 से 900 मीटर तक है। तो आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ 1 किलोमीटर से भी कम है, हम ये समझें तो। और ये क्या है, इसकी औसत ऊंचाई क्या है 6000 मीटर, यानी लगभग 6 किलोमीटर, बहुत ऊंचाई है हिमालय की। विस्तार, ये पर्वत जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैला है। इसकी 3 समानांतर शाखाएं हैं, वृहत हिमालय, मध्य, लघु और उत्तरी। ये अलग अलग 2 भागों में बताया था, उत्तर से दक्षिण में। अगर हम देखें तो उत्तरी मैदान के दक्षिण में भारत का विशाल प्रायद्वीपीय पठार है। इसको मध्यवर्ती उच्चभूमि और या मालवा का पठार और दक्कन का पठार, इन 2 भागों में इसको बांटा जाता है। जो सतपुड़ा के उत्तर में है उसको हम कहते हैं मालवा का पठार, और जो इसके सतपुड़ा से दक्षिण में है उसको कहते हैं दक्कन का पठार। पर्वत शिखर, हिमालय में माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, नंदा देवी आदि ऊंचे शिखर हैं, और इस पठार के महेंद्रगिरी आदि उच्च शिखर हैं, यह कम ऊंचे हैं। उसके बाद चौथा, नदियाँ। यहाँ की नदियाँ सदा नीरा, सदा नीरा का मतलब क्या है, जो हर मौसम में बहती रहती हैं। क्यों बहती हैं, क्योंकि ये जो है ये हिमखंडों से है। हिमखंड क्या है, जो बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ हम जिसको कह सकते हैं, भाग कह सकते हैं, उन भागों से ये नदियाँ आती हैं। तो अब वो तो पिघलते रहते हैं और उससे नदियाँ आती रहती हैं। ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु, तो ये मौसमी नहीं है। मौसमी का मतलब क्या है कि बरसात होगी तो नदी बहेगी ना, ये तो चलती जा रही है, क्योंकि बर्फ़ से पिघलने से ये नदियाँ निकल रही हैं। यहाँ की नदियाँ प्रमुख हैं गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ताप्ती और नर्मदा। ये नदियाँ सदा नीरा नहीं है। सदा नीरा का मतलब कि 12 महीने बहने वाली नहीं है। बरसात के मौसम में जब वर्षा ज़्यादा होती है तब ये नदियाँ, इन नदियों में ज़्यादा पानी होता है, और जब वर्षा कम होती है तो इन नदियों में पानी कम होता है, और कई नदियाँ तो सूख भी जाती हैं। पांचवा, हिमालय के अधिकांश शिखर बर्फ़ से ढके हैं। प्रायद्वीपीय पठार के, क्योंकि इनकी ऊंचाई कम है, ये बर्फ़ से नहीं ढके। हिमालय पर्वत अवसादी चट्टानों से बना है तथा खनिज संसाधन कम पाए जाते हैं। अवसादी का मतलब क्या है, जो बार बार उससे कंकर पत्थर जो नदियों के द्वारा बहाकर लाए जाते हैं, उनसे बना हुआ है हिमालय। और ये किससे बने हुए हैं, आग्नेय तथा कायांतरित। आग्नेय का मतलब क्या है, जो मैग्मा से निकला है, नीचे से पृथ्वी के भूगर्भ से निकली हैं जो, ठीक है, तो वो इससे बना है। तो इसलिए भूगर्भ से बहुत से पदार्थ आते हैं और इसलिए यहाँ पर खनिज संसाधन ज़्यादा है। छठा, भारत के उत्तरी मैदानों का वर्णन कीजिए। तो उत्तरी मैदान 3 नदियों से बने हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है, और इनकी सहायक नदियाँ। तो विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है, और उत्तरी मैदान को भी मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। पंजाब मैदान, जो पंजाब का एरिया, और जो हरियाणा वाला ये सारा एरिया,
गंगा का मैदान जो हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, ये सारा किस में आ जाएगा, गंगा का मैदान। और ब्रह्मपुत्र का मैदान जो असम और ये सारा एरिया है हमारा, ठीक है, और नीचे ये बांग्लादेश तक चला जाता है, तो ये क्या है, ब्रह्मपुत्र का मैदान। इन विस्तृत मैदानों के भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। अब ये तो मैदान है, मान लो जैसे पंजाब का भी हो गया, उत्तर प्रदेश का ये जो गंगा का हो गया, ठीक है, ब्रह्मपुत्र का हो गया, लेकिन इनके बीच में भी ऐसा नहीं है कि सारा का सारा पंजाब का एक जैसा होगा, सारे का सारा जो गंगा का मैदान है वो एक जैसा होगा, उसमें भी अलग अलग आपको अंतर मिलेंगे। तो ये अंतर क्या है, भाबर, ये हम कर चुके हैं पहले भी। हिमालय की नदियाँ पर्वत से जब नीचे उतरती हैं तो शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की एक चौड़ी पट्टी में गुटिका का निर्माण करती हैं। गुटिका क्या है, यहाँ पर वो अपने जो पत्थर है, छोटे छोटे कंकड़ हैं, रेत है, ठीक है ना, बड़े पत्थर हैं, उनको यहाँ पर छोड़ देती हैं। इसे भाबर कहते हैं। सभी छोटी नदियाँ इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं, तो वो यहाँ पर विलुप्त हो जाएंगी और आगे जाकर वो निकलेंगी, उसको हम क्या कहेंगे, तराई। दूसरा भाबर मिट्टी के दक्षिण में सभी धाराएं एवं नदियां धरातल पर पूरा निकल आती हैं तथा नम व दलदली क्षेत्र का निर्माण करते हैं। जब नदियां निकलेंगी तो सीधी सी बात है कि वहाँ पर दलदल सी बन जाएगी, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, तराई। और फिर भांगर, अभी हमने किया था, या भांगर, ये पुराने मैदान हैं और इनमें अब इतनी नई मिट्टी का निक्षेपण नहीं होता, इसलिए ये कम उपजाऊ हैं। खादर, ये नए हैं और इसमें हर साल नई मिट्टी आती रहती है, इसलिए ये ज़्यादा उपजाऊ हैं। उसके बाद है हिमालय, मध्य उच्चभूमि और भारत के द्वीप। तो मध्य हिमालय हमने किया, इसको हम हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। ऊंचाई कितनी है, 3700 से 4500 मीटर है और औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। सभी पर्वतीय नगर, जैसे शिमला जाते हैं लोग घूमने, मसूरी, नैनीताल आप भी गए होंगे, डलहौजी, धर्मशाला, दार्जिलिंग, ये सारे के सारे इसी में पड़ेंगे, मध्य हिमालय में या हिमाचल हिमालय में। कश्मीर की पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल में फैली धौलाधार, ये इसी में आती है। उसके बाद मध्य उच्चभूमि, ये भी हम कर चुके हैं, प्रायद्वीपीय भूभाग के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, मध्यवर्ती उच्चभूमि। इसके पश्चिम में अरावली। यह पर्वत बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। जो अरावली श्रृंखला है वो बहुत पुरानी है, तो हवा के कारण, पानी के कारण, गर्मी के कारण ये धीरे धीरे क्या होगी, काफ़ी इसकी ऊंचाई कम होगी, क्योंकि उन्होंने इसका क्या रखा, वो करके रखा, कटाव करके रखा, तो कटाव के कारण ये इसकी जो ऊंचाई है वो कम हो गई। उत्तर और पूर्व में यह गंगा के मैदान में विलीन हो जाती है। इस भाग को मालवा का पठार कहते हैं। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मैदान में मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली है चंबल, सिंधु, बेतवा, केन और दक्षिण में यह भाग पश्चिम में चौड़ा तथा पूर्व में संकीर्ण है और इसके पूर्वी भाग को बुंदेलखंड तथा बघेलखंड भी कहा जाता है और छोटा नागपुर भी इसी पठार का हिस्सा है। भारत के द्वीप हमने किया था कि एक तरफ है अंडमान और एक तरफ लक्षद्वीप। तो अरब सागर में है लक्षद्वीप और लक्षद्वीप समूह को लकाद्वीप, मिनिकोय और एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1973 में इसका नाम क्या कर दिया, लक्षद्वीप। और ये प्रवाल द्वीपों से बना है। प्रवाल का मैंने आपको अभी बताया था और बहुत छोटा है, 32 वर्ग किलोमीटर ही इसका पूरा वो है। और अरब सागर में जो स्थित है इनका प्रशासनिक वो कौन सा है, कावारती इसकी राजधानी मान सकते हैं हम। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह वो कहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी इन्हीं द्वीपों पर है और उसको हम कहते हैं बैरन आइलैंड, जिस पर वो है। तो इस प्रकार ये हमारे टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। धन्यवाद। इनसे रिलेटेड जो PDF है वो इसकी आपको वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन लिंक है उसमें मिल जाएगी।